Can you record it? Yeah, Yes, I have started. it has started. Yeah. So, so good evening, everyone, to another evening of books, literature, and verses with the Verse Whisperer. आप सभी को इस यूनिक इवेंट में स्वागत है जिसका हम नाम रखे हैं राइम्स एंड रन्स पोएट्री एंड क्रिकेट यूनाइट। मतलब आज के इस स्पेशल इवेंट में हम दो चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक है कविता और एक क्रिकेट। तो आप सोच रहे होंगे कि पोएट्री और क्रिकेट के बीच का संबंध क्या है, क्या ही कनेक्शन होगा। एक कहावत है कि क्रिकेट बस एक गेम नहीं बट जीने की तरीका है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड आई थिंक इट्स ट्रू। हम लोगों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं बल्कि सबके इमोशन है, ये हमारे अंदर में है। मतलब जैसे पोएट्री वर्ड्सवर्थ ने या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा होगा कि कविताएं हमारे डीप के इमोशन के बारे में बात करती है, जन्म लेती है हमारे अंदर। वैसे ही क्रिकेट भी सबके अंदर यही चीज़ देती है कि हम सब एक है और पोएट्री के थ्रू हम सबके साथ कनेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पोएट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ लाइफ। तो ऐसे ही पोएट्री हमारी ज़िंदगी का इमिटेशन है, मतलब जो हमारे ज़िंदगी में होते हैं उससे ही हम पोएट्री लिख पाते हैं। और आज की जो इवेंट है वो हम डेडिकेट करते हैं। वी आर ऑनर्ड टू हैव अ वर्सेटाइल ऑथर जिन्होंने अपने वर्ड्स के थ्रू पोएट्री एंड क्रिकेट दोनों फील्ड्स में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। प्लीज़ वेलकम आवर ऑथर विभोर विजय। विभोर विजय प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बिजनेस कोच है, बट दिल से वो एक पोएट है। ये नोएडा दिल्ली में रहते वाले हैं। He has been a part of many anthologies, even compiled some. Apart from this, he is a podcaster at Podbean and Spotify, जहाँ उनके अपना भी एक पॉडकास्ट चैनल है, The Vibhor Vijay Show. He is also a dynamic performer, having performed on YouTube and various other online and offline platforms. उनके हॉबीज भी उनके इस पर्सनालिटी की तरह डाइवर्स है, and they include acting, cooking, boxing, cricket, writing. विभोर जी ने मिशन राहत पार्ट 1 एंड कानपुर की कुल्फी जैसी नॉवेल्स की लिखाई की है। दूसरी तरफ आईना और भाव विभोर जैसी पोएट्री कलेक्शन भी लिख चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस जो हुई है आज तक वो 2022 में साहित्य आज तक के माई के लाल मंच पर आई थी। 2022 में उन्होंने ओपस कॉलोसियम की तरफ से भी को ऑथर का अवार्ड भी जीत चुके हैं फॉर हिज वर्किंग इन एन एंथोलॉजी। विभोर जी, आज इस शाम पे आप कुछ कहना चाहेंगे हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल सबका धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, एक ताकि मैं अपनी लाइफ की बात शेयर कर सकूं। एंड मेरे साथ जो गेस्ट आए, सोना मैम आई है, एकता मैम आई है, लावण्य आई है, तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। अभी और लोग भी आएंगे आशा करता हूँ। तो वेरी वेरी वार्म थैंक यू। या इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। 4 साल पहले राइटिंग शुरू की थी। अब कभी सोचा नहीं था कि मैं 5 बुक्स लिख दूंगा। तो मतलब जब एक टाइम आता है ना, एक बुरा दौर जब आता है, तो मैंने रियलाइज किया कि इमोटिंग योर इमोशंस इज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। सो यही एक मैंने सीखा है लाइफ से। एंड आज जो भी होगा सब इंटरेस्टिंग होगा, मैं उम्मीद यही करता हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू विभोर जी। We
are looking forward to the discussion. दोस्तों, आज इस कविताओं की शाम में हमारे साथ सिर्फ ऑथर विभोर विजय ही नहीं बल्कि एक स्पेशल गेस्ट भी है, जिनके प्रेजेंस से हमारे डिस्कशन की जो शान है वो बढ़ जाएगी कई गुना. So let me introduce the special guest, Jamal Ahmed ji. He is a PhD scholar in the English and Foreign Language University, Hyderabad. Though he is from English literature background, he has an immense love for Hindi and Urdu literature. Jamal sir, I would request you to say a few words about the talk we are going to have today. Jamal sir? Can you hear me? Yes sir, yes sir. Yeah, good evening, everyone. First of all, I would like to extend my gratitude to Rima ji for inviting for this session. And as you know that I'm Jamal Ahmed. I'm pursuing my PhD from the English and Foreign Languages University, Hyderabad, and master from the same university, and graduation from Aligarh Muslim University. And in the time of fictions, I hardly talk about words, but I'm very glad you have taken this session, and I would like to congratulate once again you for the same session. तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है बहुत ही उम्दा और अच्छा होगा, क्योंकि हमारे बीच जो है विभोर विजय सर और रीमा जी जो हमें इस सेशन के लिए उन्होंने दावत दी, और मुझे ये सुनकर और देखकर अच्छा लगा, जिसकी वजह से आज की जो हिंदी और उर्दू के चाहने वाले हैं, वो पोएट्री हो, पोम्स, या उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसे अफसाने वगैरह हैं, लेकिन आज का सेशन जो है वो पोएट्री ही होगा, पोम्स वगैरह होंगे. और सर की वो लिखी हुई पोम्स और क्रिकेट शायद उन्होंने रीमा जी ने हमें भेजा था क्रिकेट पे भी बात करने के लिए, लेकिन सॉरी फॉर दैट, आई डोंट हैव मच टाइम टू डिस्कस अबाउट दैट, बट सर उसके बारे में बात करेंगे, रीमा जी क्वेश्चंस उठाएंगी. लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आप लोग ऐसा प्लेटफॉर्म कायम किए हैं कि जिसकी वजह से और लोगों का मनोबल बढ़ेगा. तो थैंक यू सो मच, और उम्मीद यही है कि ये सेशन बहुत अच्छा और उम्दा जाएगा. थैंक यू. Thank you, sir, for your kind words. So, without much ado, let's start with discussion with our author, Vibhor Vijay. So, sir, you came from a background of engineering. आपने लिखना कब शुरू किया था? क्या बचपन से ही आपको लिखना अच्छा लगता था? हाँ, मुझे बचपन से लिखना अच्छा लगता था. एंड आई रिमेम्बर इन क्लास 5 एक असाइनमेंट दिया था क्लास में कि अपने फेवरेट फिक्शनल हीरो के बारे में लिखो, फिक्शनल सुपर हीरो के बारे में आप लिखिए. तो मैंने स्पाइडरमैन के बारे में लिखा था. तो मेरी इंग्लिश टीचर जो थी उन्होंने मेरे मम्मी पापा को कहा था कि दिस गाय हैज फ्लेयर फॉर राइटिंग, सो आप ये मत छोड़िएगा. कमिंग फिर उसके बाद मेरी आर्टिकल्स और पोएट्रीज वहाँ लॉन्च होने लगी, मैगजीन में आने लगी, स्कूल मैगजीन में. देन जो कॉलेज था उसमें मैं पार्टिसिपेट करने लगा शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन में. तो फेसबुक पे लोग भी जानने लगे कि ये बंदा लिखता भी है. एंड कमिंग फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था. फिर 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो फर्स्ट 2 months आई वॉज इन शॉक कि ये लॉकडाउन कब खत्म होगा हमारा. एंड आई वॉज लाइक कि आई वॉज प्रेइंग कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, पर लॉकडाउन खत्म ही नहीं हुआ. तो आई had a chat with my seniors that what to do, and then they said कि try something constructive in your life. तो मैंने लिखना तब शुरू किया कि मैं छोटे छोटे वर्ड्स पे लिखना शुरू किया पहले कि जैसे जुर्रत क्या होता है,
जैसे छोटे छोटे वर्ड, जैसे एक इंसान जब बेबस होता है तब तब उसकी फीलिंग जो होती है, ऐसे मैंने लिखना शुरू किया। तो मैंने जब पहली पोइट्री लिखी थी 7, तो इट वाज अबाउट महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि 20 अगस्त, क्योंकि वो 15 अगस्त को रिटायरमेंट ली थी उन्होंने, 15 अगस्त 2020 को रिटायरमेंट ली थी, तो उनके उनके बारे में लिखना शुरू किया था। तो जब मैंने पोस्ट करना शुरू किया तो लोगों को अच्छा लगने लगा, एंड दे invited me to write for their anthologies as then the journey started कि 200 anthologies में लिखना मैंने शुरू किया। एंड फिर मैंने 2023 में अपनी पहली बुक लॉन्च की, भाव विभोर, पहली सोलो बुक लॉन्च की। फिर आईना लॉन्च की, जो एक सोशल इंजस्टिस के ऊपर पोएट्री बुक है। फिर मैंने कानपुर की कुछ उसी साल लिखा। यही जर्नी हुई। एंड यूट्यूब का सिलसिला लॉकडाउन में भी चलता रहा, बिकॉज मेनी ऑफ द चैनल्स लाइक कला कबाब एंड किस्से, लाइक जसपात रूहानी, they invited me to perform any poetry and story, so I went there and performed. So ऐसे ही चलता रहा। और पहला ऑफलाइन ओपन माइक मैंने जुलाई 2022 में किया था, तो तब से लेके आज तक मैंने 50 ऑफलाइन ओपन माइक कर चुका हूँ। दैट्स माय स्टोरी। आज हम आपकी 2 बुक के बारे में बात करेंगे और उन्हीं पे फोकस करेंगे, लेकिन आप इससे पहले भी क्या सारी बुक्स लिख चुके हैं जो अमेज़न पे अवेलेबल है? तो बहुत सारी बुक्स मैं देख रही थी अमेज़न पे है, तो आपने कब सोचा कि चलो अब हम रेडी है, अभी हम पब्लिश करेंगे? जब 200 एंथोलॉजीज में लिखना, मैंने 200 एंथोलॉजीज में लिख लिया, 150 200 एंथोलॉजीज में लिख लिया, तब मुझे यकीन हो गया कि मैं अभी सोलो बुक लिख सकता हूँ। जी, अच्छा। तो आपका जो ये पब्लिशिंग जर्नी है वो कैसा था आपका? वो अच्छा था। एंड द पब्लिशर्स व्हिच आई हैव वर्कड आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी मतलब वेरी पंक्चुअल। मतलब मेरे को हमेशा लूप में रखते हैं, मेरा कंटेंट पसंद करते हैं, एंड दे लव टू वर्क विथ मी अगेन एंड अगेन। चाहे ओपस क्रिटिसिज्म हो या द ग्रेट इंडियन बुक टूर हो, they love to work with me again and again. तो हम जैसे बहुत सारे लोग हैं कि लिखते हैं पर पब्लिश नहीं कर पाते, तो आपने जब पहला बुक अपना पब्लिश किया तो आपका फीलिंग कैसा था? पहला बुक पब्लिश किया तो मेरी फीलिंग बहुत अच्छी थी कि जो भाव विभोर था, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि चलो मेरी बुक पब्लिश हुई है, अब इसे मार्केट करना है। अब थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, अब सोलो बुक लिख सकता हूँ। तो तभी मैंने दूसरी बुक लिखी, आईना, which was I think the best book of poetry according to me. तो आपने तो कहा कि आप बहुत बुक टूर्स एंड बुक फेयर्स अटेंड कर चुके हैं, तो आपका कोई एक्सपीरियंस हमें बताएंगे जो जी आपको याद है? जी अच्छा लगा? जी, वर्ल्ड बुक फेयर जो दिल्ली में हुआ था, उसमें मेरी बुक आईना वहाँ डिस्प्ले हुई थी। तो इट वाज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद फेलो ऑथर्स एंड रीडर्स, एंड उनके भी व्यूज मैंने जाने थे कि वो चाचा लिखते हैं। तब से हमने ऑथर मीट्स में जाना शुरू किया। एंड अभी 2-3 ऑथर मीट्स हो चुके हैं और 2 बुक फेयर हो चुके हैं, तो रिस्पॉन्स अच्छा है। अभी सबका रिस्पॉन्स अच्छा है, एंड दैट्स रियली गुड साइन कि आपके कंटेंट को जब पसंद करते हैं लोग, तो आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ काम किया है। तो ये जो पब्लिशर ढूंढने का जो प्रोसेस है वो क्या बहुत लेंदी था आपके लिए या बहुत इजी था? जब बात करूं मैं ओपस कोलिज्म की, तो ओपस कोलिज्म के साथ मैंने एंथोलॉजी लिखना शुरू किया था। तो उनके साथ एक रैपो अच्छा बन गया था मेरा कि दे लाइक माय कंटेंट। सो मैंने 2023 में उनसे बात की थी कि क्या वो सोलो बुक्स चाहते हैं। तो जब हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, तो आई गेव माय फर्स्ट सोलो बुक टू ओपस कोलिज्म।
तो आपको जो ये रिसेंट किताब है अधूरा लफ्ज़, ये एक हिंदी पोइट्री कलेक्शन है। या तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो टाइटल है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो आपने इस बुक के लिए ये टाइटल परफेक्ट होगा, कब आपको लगा कि ये टाइटल दिया जा सकता है? एक्चुअली मैं एक मूवी देख रहा था बाजार करके, सैफ अली खान की मूवी है। उसमें एक गाना में एक लाइन आती है कि मैं तेरा अधूरा लफ्ज हूँ। तो मैंने वहां से टाइटल ले लिया। बहुत बढ़िया। या तो इसके साथ आपका कोई पर्सनल रिलेशन है इस टाइटल के साथ? टाइटल के साथ पर्सनल रिलेशन तो नहीं है, पर हाँ मैंने मतलब मेरी जो मूवी है, मेरी जो मतलब मैंने एक्चुअली उन उस बुक में मैंने मूवीज के बारे में अपना एक परसेप्शन दिया है। जैसे वीर ज़ारा की मूवी है, तो वो 22 साल, जब आप पहली पहली कविता पढ़ेंगे तो शाहरुख खान के कैरेक्टर की स्ट्रगल, वो 22 साल में उसने क्या फेस किया जेल में, वो मैंने लिखा है। एक और पोएट्री है वो 7 दिन। तो रॉकी और रानी और प्रेम की कहानी में जो हमारे धर्मेंद्र जी और शबाना आजमी जी है, उनकी लव स्टोरी कैसी थी, वो मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया है। मैंने एक एक पोएट्री है जादू की नगरी। तो आई हैव डिस्क्राइब्ड व्हाई कॉलेज इज नोन एज जादू की नगरी। तो कॉलेज में जो भी हम मिस्टेक करते हैं, अ, तो अ, तो अ, तो वो लिखा है। बारिश में एक इंसान क्या फील करता है, मैंने वो भी इसमें लिखा है। जैसे बरसात का सुनहरा दौर, तो हम क्या क्या मिस करते हैं, क्या 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 करते थे बरसातों में, मैंने उसमें लिखा है। तो ऐसी मैंने ऐसी ही पोएट्रीज में लिखी है। तो अधूरा लफ्ज इज लाइक कि लाइफ में कुछ हम डिसीजंस ले लेते हैं एज इन अ हेस्ट, जो में बाद में बहुत ही रिपेंट करना पड़ता है कि हमने क्यों लिया ये डिसीजन। तो उसी के बेसिस पे मैंने पोइट्री स्टोरी लिखी है। बहुत बढ़िया। तो आप एक बहुत मूवी लवर हो, बहुत बड़े मूवी लवर हो, ये तो पता चल गया हमें। तो आपका इंस्पिरेशंस मूवीज से आता है, राइट? मतलब जब भी कोई मूवी दिल को छू लेती है ना, आई लाइक टू राइट अबाउट इट कि मैंने उसके बारे में क्या सोचा, एज अ व्यूअर पर्सपेक्टिव, एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव, मैंने क्या सोचा, मेरे दिल को क्या, ऐसा क्या उस मूवी में है जो मुझे अच्छा लगा। जी। तो ऐसे हिंदी लिटरेचर पढ़ते वक्त आपको किसी भी ऐसे पोइट लगा कि हाँ इनसे मुझे इंस्पिरेशन आ रहा है? अ, वैसे तो मुझे हरिवंश राय बच्चन जी से इंस्पिरेशन आती है, पर हमारी इस मीट में 2 लोग हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं हिंदी पोएट्री में। वन इज शालवी सिंह एंड वन इज लावण्य वेणुगोपाल। मतलब इन दोनों की हिंदी जितनी आप बात कर ले, जितनी तारीफ कर ले, वो कम है। मतलब इन दोनों की हिंदी जितनी शुद्ध और सलील हिंदी है, मतलब उतनी हिंदी तो मेरी भी नहीं है। And Lavanya especially, because Lavanya comes from a region where Hindi is not spoken very fluently. मतलब Lavanya comes from Chennai. So when I met Lavanya in 2020, 31st December 2020, so um, ये इसने जब हिंदी बोला ना, मैं थोड़ा शॉक में हो गया कि ये इतनी कमाल की हिंदी कैसे बोल सकती है। एंड आई वॉज ब्लोन अवे। मतलब हमारा राइटिंग ग्रुप होता था, एंड शी एंड शालवी यूज्ड टू रिव्यू एवरीबॉडीज वर्क। एंड शालवी जो रिव्यू करती थी, मुझे पहले लगता था कि कोई 35-40 साल की एक महिला है जो रिव्यू करी है, क्योंकि इतना सटीक रिव्यू कोई एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है। तो जब इन्होंने पूरा हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, तो she was just my age, and Lavanya has hats off to her, because writing in Hindi, in 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 a region where Hindi is not used. Hindi मतलब वहाँ स्कूलों में भी पढ़ाई नहीं जाती होगी शायद, if I'm not wrong। वहाँ पे उस रीजन में हिंदी बोलना इज समथिंग, हिंदी में लिखना, हिंदी में बोलना इज समथिंग वेरी वेरी extraordinary achievement for me। तो आपके इस कलेक्शन ऑफ पोइट्री में आपका फेवरेट पोएम्स तो होगा ही,
हाँ है। हाँ, तो क्या आप हमें पढ़ के सुनाएंगे? हाँ मैं पढ़ के सुनाऊंगा। द पोएट्री इज, उन आंखों में था एक ऐसा जुनून जो अपने तर्क से पराजित करती थी विरोधियों की ईर्ष्या, और दे गई वो योग्यता पर प्रश्न पूछने वालों को एक करारा जवाब। तब मैंने सोचा, क्यों ना लिखूं इस वीरांगना पर एक किताब जो बनाना चाहती है बस अपनी पहचान। उन आंखों में देखी मैंने ऐसी बेचैनी जो तलाश में थी एक ऐसे साथी की जो उसके दिल के टूटे हुए बटन को अपने प्यार की सुई से जोड़े, जिसके बगैर वो बन गई थी महज एक जिंदा लाश। उन आंखों में देखे मैंने मर्दों के लिए अश्रु जब सुनाई उसने पुरुषों की संघर्ष की ऐसी दास्तान, जब तसल्ली हुई दिल को कि आज भी नारीवाद के नकारात्मक प्रभाव से दूर हुए है एक तबका जो लाना चाहती है समाज में समानता की एक लहर। जब उन आंखों में देखा मैंने प्रकृति के लिए अपार प्रेम, जब सुनाती थी वो झरनों का बहाव और खेतों की हरियाली, जिसे देख लौट आती थी मुरझाए हुए फूलों में खुशहाली, और छिड़ जाता था पक्षियों में सुर संग्राम। तब मैंने सोचा कि क्यों हम लेना चाहते हैं प्रकृति को अपनी कैद में, क्या इसके बिना रह पाएगी हमारी आने वाली नस्लें सुकून में। उन आंखों में देखा मैंने अपना बचपना जब हो गई थी उसकी चांद से अनबन, और एक पल के लिए भी उसने बंद नहीं की अपनी आंखें। तब सोचा मैंने कि दरखास्त कर लूं चंद्रदेव से कि कुछ पल के लिए दे दे वो मुझे अपनी शक्ति, ताकि दूर कर सकूं मैं उसके अश्रु, मैं उसके आंखों से अश्रु का अंधेरा। हर पल दी उसने मुझे जिंदगी का अहम सबक, कि मन तो करता है कि रह जाऊं उसके दिल और शहर में आजीवन, क्योंकि उस उन आंखों में है कुछ ऐसी खास बात जो लिखेगी इस महान देश की एक नई पहचान, जो लिखेगी इस महान देश की नई पहचान। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये कविता मैंने शालवी जी के YouTube कंटेंट पे लिखा था, क्योंकि जो इनका कंटेंट था YouTube पे, ये अच्छी कविता तो है पर जिस तरह से ये YouTube पे प्रेजेंट करती है, जिस तरह से ये इमोट करती है उन कविताओं को थ्रू ऑसम वीडियोस एंड रील्स, मतलब ऐसा आपको प्यार हो जाएगा इनके कंटेंट से कि आपको मतलब दिल की वो सबसे साफ इंसान है। और बाकी शालवी जी खुद अपने बारे में कहे तो मैं कहे खुद। बहुत बढ़िया सर। तो आप चाहते हैं शालवी जी को कुछ कहना अभी? हाँ मैं चाहता हूँ कि एक के बाद एक मेरे गेस्ट कहे कुछ आज जो आए हाँ, अपना उनका बिजनेस सेक्शंस करिए। आएंगे अभी, थोड़ा सा हम गेस्ट को थोड़ा सा पूछेंगे तो अच्छा होगा। हमारा जमाल सर है अभी गेस्ट, तो वो पहले बता दे, फिर जी हम जी ऑडियंस के पास मुझे जाते हैं। मुझे जो है ये जो इन्होंने अभी पोम जो रिसाइट किया है और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत था, जो मेरे जहन में बहुत अच्छे तरीके से उतरा। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पेश किया, कहीं नेचर, कहीं लव, कहीं करेज, कहीं पावर। और जिस तरह इन्होंने पोइट्री को रिसाइट किया है, वाकई एक इंजीनियर फील्ड के शख्सियत, और जिस तरह से वो पोइट्री को अपने अंदर लेते हैं, झांकते हैं, उसको देखते हैं, वो निहायत ही खूबसूरत तरीके से उसको पेश किया है। वो कहीं से भी कंटेंट है, लेकिन जो उन्होंने एक फसीह तरीके से उसको पेश किया अपने पोइट्री में, वो लाजवाब है, कमाल का है सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत खूबसूरत आपने पेश किया। थैंक यू सर। आपके काइंड वर्ड से मैं ये समझता हूँ कि राइटिंग एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरह है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी लोगों की जरूरतें देखता है कि लोगों को चाहिए क्या, उसी के बेस पे वो अपना प्रोडक्ट बनाता है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल।
आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन और यही कामना है कि आप ऐसे ही लिखते रहें और ऊंचाइयों तक पहुंचे। जी बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। तो विभोर जी, हमने अप, अपना इंटरप्रिटेशन जो है अपना वो शेयर किया हमारे साथ, ये बहुत अच्छा लगा। तो अब आप सेल्वी जी से पूछ सकते हैं जो पूछना चाह रहे थे। सालवी जी ही बताएंगी थोड़ा आपने मेरे बारे में। सालवी जी को क्या अच्छा लगता है, क्या क्या उनकी खासियत है, अब उनके अब उनके अच्छे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम शालवी है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और आम भाषा में कहें तो एक मेंटल हेल्थ काउंसलर, और पिछले 5-6 सालों से लिख रही हूँ। अभी वो दौर नहीं आया है कि एक किताब को पब्लिश करूँ, लेकिन यस, विभोर है जो सबसे स्पेशल है, जो इतनी सारी किताबों की जर्नी तय करके यहाँ तक पहुँचा है। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से देखो आके, जब कोई बैठा हुआ है इंटरव्यू दे रहा है, हम सब उसके फ्रेंड्स हैं, सपोर्टर्स हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि विभोर अच्छा नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। उसका सबूत आज हम सब देख रहे हैं, आज हम उन्हें सुन पा रहे हैं, उनकी किताब लेकर बैठे हुए हैं। तो अच्छा लग रहा है मुझे। मैं चाहूंगी कि ऐसे ही भविष्य में बहुत आगे बढ़े, उज्जवल भविष्य हो विभोर का। और हम सब आपके साथ हैं, आपके बैक में हैं, बैक पे हैं। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। तो वो जो बुक है क्रिकेट के बारे में, अब थोड़ा सा उस पे बातें हो जाए। तो ये तो एक नॉन फिक्शन बुक है जो कॉर्नर के बारे में है। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। तो uh, आपने जो क्रिकेट का जर्नी देखा कोरोना के टाइम पे, तो वो आपका कैसा लगा था? मतलब आपने कभी देखा है कि कोई आदमी जब जिसका जिसका बॉडी पैरालाइज हो जाए वो जिंदगी कैसी जीता है? आप बताइए जरा, जी। वो जिंदगी कैसी जीता है आप बताइए जरा। क्रिकेट के बारे में मुझे थोड़ा सा कम ज्ञान है। नहीं नहीं, पर मैं क्रिकेट के बारे में छोड़ो। जब कोई आदमी का एक्सीडेंट होता है, वो पैरालाइज हो जाता है, तो हाँ, जिंदगी वो तो क्रिकेट कैसे खेलेगा। बिल्कुल। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली लाइफ उसकी बेजान हो जाती है। हाँ। वैसे ही जब जब कोरोना था, तब स्पेक्टेटर्स या तमाशाई नहीं थे फील्ड में। तब तब क्रिकेट बेजान लग रही थी। और तब सलाइवा बैन था। सलाइवा बैन था बॉल पे लगाना। और हैंडशेक भी नहीं कर सकते थे लोग बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल जो कोरोना में हुआ था कि हैंडशेक करने से प्रोटोकॉल हैंडशेक करने से कोरोना फैल जाएगा। हम आदमी थोड़ा सफर गए थे, तो उनकी स्ट्रगल तो आप पूछिए मत। जो मैंने ये लिखा है क्रिकेट पोस्ट कोविड, तो पोस्ट कोविड में जो भी हमारी टीम से क्रिकेट प्लेइंग टीम से उनके बीच में जो जो ट्रांजिशन हुआ है, वो मैंने लिखा है उसमें। जैसे यूएस ऐसी टीम है जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 में हराकर इंडिया के लिए वर्ल्ड कप बहुत क्वालिफाई की है। क्योंकि यूएस एक एसोसिएट नेशन है। एसोसिएट नेशन मतलब उनके पास टेस्ट का स्टेटस नहीं है। एसोसिएट नेशन मतलब टेस्ट का स्टेटस ना होना होता है। तो यूएस एक ऐसी एसोसिएटेड नेशन बनी जिन्होंने पाकिस्तान को हराया एंड दे बुक्ड देमसेल्व्स फॉर इंडिया T20 वर्ल्ड कप। एंड पहले जब ये टीम आई थी, तो मुझे भी खुद लग रहा था कि ये टीम तो आराम से हार जाएगी, इंडिया पाकिस्तान में ग्रुप से क्वालिफाई कर लेगा। पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डरपोक अप्रोच है कि ये लोग खुदा पे बहुत यकीन करते हैं। यू माइट हैव हर्ड द proverb that God helps those who help themselves, but ये लोग खुदा अल्लाह पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि बारिश हो जाए, कुछ अल्लाह मियाँ कुछ चमत्कार कर ले, कुदरत का निज़ाम हो जाए। एक्चुअली वर्ड यूज किया है, कुदरत का निज़ाम। तो कुदरत का निज़ाम यही है जो उनके कोच सकलेन मुश्ताक ने यूज किया था। कुदरत जब इंग्लैंड से ये लोग हारे थे एक T20 सीरीज, तो एक रिपोर्टर ने पूछा था कि
आप लोग क्यों हारे? तो उन्होंने बोला था कि एक कुदरत का निजाम है, कभी दिन है, कभी रात है, कभी सुबह है, कभी कभी उनकी बैटिंग अच्छी है। तो टेक्निकल पॉइंट पे बात नहीं हुई थी, सिर्फ ये मजहबी बात हुई थी। तो पाकिस्तान की यही एक प्रॉब्लम है कि वो क्रिकेट में मजहब को बहुत घुसाते हैं, मजहब और रीजन को बहुत घुसाते हैं, तभी उनकी क्रिकेट डिग्रेड हो रही है। कमिंग टू वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जिन्होंने 1975 1980s तक अपना दबदबा पूरा कायम कर रखा था, टिल 1990 तक अपना दबदबा पूरा कायम कर रखा था। जो प्रूडेंशियल कप है, वो 1975 और 1979 में वेस्ट इंडीज ने जीता था। एंड 1983 आप जानते हैं कि कपिल देव ने कैसे उन्हें हराया था लॉर्ड्स के मैदान में। आई डोंट हैव टू रिपीट दैट स्टोरी। तब से लेके वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 2 T20 वर्ल्ड कप जीते, 2012 और 2016। वो उनका एक अच्छा कप्तान था डैरेन सैमी करके, जो असली में जीतना चाहता था। तो वेस्ट इंडीज ने अपना पूरा सिस्टम ना क्लब क्रिकेट में लगा दिया कि कंट्री वर्सेस क्लब हो गया वेस्ट इंडीज में, कि उनके सारे जो मेन प्लेयर्स थे वो क्लब क्रिकेट खेलना चाहते थे, डोमेस्टिक को कोई तरजीह नहीं देता था। तरजीह मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देता था, इसलिए वो अपने डिक्लाइन फेज में चले गए। और आप देखिए 2022 का वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए, और 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, और 2024 वर्ल्ड कप उनका शानदार चला था। पर ड्यू टू देयर मैडनेस कि हर बॉल पे ही उन्हें हिट लगाना है, तो इसी वजह से वो फेल हो गए। तो ये एक समरी डाली थी मैंने। जबकि आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आर चैंपियंस ऑन द फील्ड बट लूजर्स ऑफ द फील्ड। मतलब उनका जो एग्रेसिव एटीट्यूड होता है, उनका जो मतलब रैश एटीट्यूड होता है, उनको गाली गलौज करना बहुत पसंद है। यही मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया है कि अपने गाली गलौज एटीट्यूड से वो ऑफ द फील्ड अपनी रिस्पेक्ट हार रहे हैं। तो मैंने गाबा टेस्ट के बारे में थोड़ा डिसाइड किया है। एंड जो इंडिया की सबसे बड़ी विक्ट्री है इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट, एंड इनकी लॉस अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो कि इज लाइक मिरेकल फॉर अफगानिस्तान टीम। अफगानिस्तान पे आओ तो दे आर द ट्रू वॉरियर्स। आपको पता है जब इंडिया अपना 35th एनिवर्सरी बना रहा था इंडिपेंडेंस डे का, तब वहां पे तालिबान रूल आ गया था। तो तालिबान रूल की वजह से वहां पे शरिया लॉ लग गया था, और जब शरिया लॉ लग गया था तब ऑस्ट्रेलिया ने उनके साथ क्रिकेट खेलना मना कर दिया था, क्योंकि एक टेस्ट मैच जो उनका होबार्ट में होने वाला था, दे कैंसल्ड इट बिकॉज द अफगान गवर्नमेंट they rejected women playing cricket. So ऑस्ट्रेलिया नहीं आया। तो इसी की तरफ उन्हें और प्रोत्साहित किया कि 2023 वर्ल्ड कप और 2024 वर्ल्ड कप में एक छाप छोड़नी है। तो 2023 वर्ल्ड कप में कैसे उन्होंने पांच में से 3 बड़ी टीमों को हराया जो कि वर्ल्ड चैंपियंस थे, और कैसे वो अपना पहला सेमीफाइनल खेले, ये मैंने उसमें लिखा है। साउथ अफ्रीका के बारे में ऐसे मैंने लिखा है कि दे आर द बिट्रेड लवर, मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। तो यही मैंने लिखा है, अनहोनी कैसे होती है और उनका कोटा सिस्टम क्या है। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में ना रीजन सिस्टम है, वहाँ पे कोटा सिस्टम है कि 2 ब्लैक्स खेलेंगे, 6 नॉन व्हाइट खेलेंगे, ऐसा ही है। इंडिया के बारे में मैंने थोड़ा राहुल द्रविड़ को पहले क्रिटिसाइज किया है कि राहुल द्रविड़ पहले ग्रेग टैपल की तरफ बन गए थे, फिर उन्हें समझ में आया कि कोहली और रोहित की क्या बात है, फिर जाके उन्होंने टीम को संभाला और 23 वर्ल्ड कप का फाइनल और सेमीफाइनल खेला ओडीआई वर्ल्ड कप का, और 2024 वर्ल्ड कप हमने जीता बारबाडोस में। तो यही मैंने लिखा है उस क्रिकेट पोस्ट कोविड में। सच में आपने बहुत रिसर्च किया है इस बुक लिखने के लिए। मैं देख पा रही हूँ आपका जो नॉलेज है सच में वो बहुत डेप्थ में है। ऐसे नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है क्रिकेट में। तो आपका जो प्यार है क्रिकेट में वो तो दिख रहा है इस बुक में। तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरा फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है, और फेवरेट ऑलराउंडर इस टाइम का हार्दिक पांड्या। वाह। तो आपने जो इस बुक में लिखा है, तो आप क्या इसका टेक्निकल साइड पे ज़्यादा फोकस किया है या फिर कल्चरल और इमोशनल सिग्निफिकेंस पे भी कुछ लिखा है? मैंने बैलेंस किया है। बैलेंस किया है, तो हाँ। वो कैसे किया, मतलब थोड़ा सा अगर बताएंगे तो। मैंने
मतलब टेक्निकल साइड थोड़ा दिखाया है कि एक्सपर्ट्स ओपिनियन मैं सुनता था तो उनके ओपिनियंस मैंने थोड़े ऐड किए। जैसे पाकिस्तान में बहुत लोग कहते हैं कि 2021 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल है, अगर मोहम्मद हफीज और फखर जमान ओपन करते तो पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप जीत जाता। और जैसे 2021 वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो सब लोग कहते हैं कि इंडिया की सबसे ह्यूमिलेटिंग लॉस थी। वो थी, पर क्या था कि जब कि 8 ओवर तक पाकिस्तान के 50 फॉर 2 लॉस थे। 8 ओवर जब 157 आप चेंज कर रहे हैं ना, तो 6 ओवर में आपके 60 होने चाहिए। तो बाबर आजम और रिजवान अहमद जो है ना, वो ओपनर्स नहीं है। जो T20 वर्ल्ड कप के जो ओपनर्स हम देखते हैं, जैसे जॉस बटलर को देखते हैं, जैसे हम ट्रेविस हेड को देखते हैं, वो बहुत ही एक्सप्लोसिव ओपनर्स है। उनके पास इनोवेशन है, उनके पास स्किल लेवल है। पर बाबर आजम और रिजवान के पास स्किल लेवल कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ जुगाड़ है। आप वो जुगाड़ को डिटेल में समझाऊंगा तो पूरी सेशन निकल जाएगा। आपको मैं कभी समझाऊंगा। तो अगर 50 के बाद अगर वहां ड्यू नहीं आती ना, ओस नहीं आती, तो इंडिया वो मैच जीत जाता। इंडिया पक्का वो मैच जीत जाता है। जैसे हम ये 119 वाला मैच जीते जो न्यूयॉर्क में हुआ था। आपने इस बुक के थ्रू कोई मैसेज देना चाहते हैं आपके रीडर को? मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को मैसेज है कि वो रीजनलिज्म थोड़ा पे बंद करे और थोड़ा न्यू टैलेंट को प्रमोट करे। एंड थोड़ा अपने जो सिस्टम है उनका, जो उनका उनका ये सिस्टम है कि उनका जो प्रेसिडेंट, उनका जो प्राइम मिनिस्टर होगा, वो हेड ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट होगा। तो ये जो उनका जो रूल है ना, ये बदलना चाहिए। बिकॉज इट्स हैम्परिंग द प्रोग्रेस ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया की ये मैसेज है कि भाई तुम लोग ज्यादा चौड़े मत बनो, क्योंकि जब भी चौड़े बनते हैं वो गिरते ही गिरते हैं। चाहे वो 2008 का मंकी गेट हो, जिसके बाद पर्थ टेस्ट वो डरपोकों की तरह खेले और हार गए, या चाहे वो गाबा का टेस्ट मैच हो, चाहे वो यहाँ यहाँ 2024 का वर्ल्ड कप हो, वो लोग डरपोकों की तरह खेले और वो हमेशा हारे। और ऑस्ट्रेलिया की ये हिस्ट्री है कि 1983 से जब भी वो किसी एशियन टीम से खेलते हैं ना, और जब एशियन टीम उन्हें हराती है, तब वो उस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं करते हैं ऑन मोस्ट ऑफ द ओकेजन। एंड साउथ अफ्रीका में भी ये थी, कोटा सिस्टम थोड़ा बंद करे। जो अपार्थाइड उनको लगा था, वो इसी वजह से लगा था कि कोटा सिस्टम बहुत यूज करते थे वो लोग। फिर वो वापस आने लगा है बिकॉज ऑफ सम स्टूपिड रूल्स। और बांग्लादेश के लिए कि साकिब अल हसन से थोड़ा बच के रहे, क्योंकि साकिब अल हसन को थोड़ा बाय बाय थोड़ा फेयरवेल अच्छी तरह दे, क्योंकि साकिब अल हसन वो चिड़िया है जिसने पूरा बांग्लादेश सिस्टम खराब कर दिया, बांग्लादेश का क्रिकेट सिस्टम खराब कर दिया है। बस यही मेरे कुछ पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहता हूँ थ्रू दिस बुक। ये जो क्रिकेट में आजकल लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम भी हो जा रही है आफ्टर कोरोना। हाँ, तो वो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? लोग बहुत ही इंटरनेट में चले आ रहे हैं ऐसे। पहले जो देखते थे कि टीवी के शॉप में लोग जो रुक जाते थे जब होता था मैचेस, तो अभी वो ज़्यादा तक नहीं दिखता। अभी सब लोग अपने इंटरनेट में, अपने फ़ोन में, मोबाइल में देख लेते। तो इस चेंज के बारे में कुछ कहना चाहोगे? यार ये ऐसा चेंज है कि क्रिकेट का शौक कहाँ कहाँ कम हुआ है। मतलब पाकिस्तान में कम हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में सब जानते हैं कि सब सेटिंग के लड़के हैं। कि बाबर आजम सेटिंग से आया है, रिजवान सेटिंग से आया है। इन दोनों ने बहुत सारे अहल लड़कों का जो है गला दबाया है, क्योंकि वो अहल लड़के गरीब खानदान से, इसलिए उनका गला दबाया है। तो पाकिस्तान में ही क्रिकेट कम हो रही है। न्यूजीलैंड में तो आबादी ही 55 लाख है, तो वो बेचारे नया कुछ देख नहीं पा रहे। वो अभी तक केन विलियमसन और टिम साउदी को ही पकड़ के रखे हैं। ट्रेंट बोल्ट को भी जाने नहीं दे रहे। ट्रेंट बोल्ट अभी बस निकला है। तो ऐसे उनका
अगर अगर आप बेहतरीन नहीं देखोगे तो स्टेडियम तो लोग तो तमाशा ही स्टेडियम में आएगा कैसे? ग्राउंड्स की बेहतरी अगर आप देखोगे नहीं। अब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाला है, तो जो जो मतलब पाकिस्तान में जो रेनोवेशन का काम है वो अभी तक है। दे शुड हैव बीन कंप्लीट बाय December 31st, पर अभी वो स्टेट ऐसा है कि December 31st तक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यही कुछ ड्रॉबैक्स है जो अभी हर्ट कर रहे हैं कि फैन फॉलोइंग इन जैसी कंट्रीज में कम हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए टैलेंट आ रहा है, इंग्लैंड में देखिए टैलेंट आ रहा है, और इंडिया में देखिए टैलेंट आ रहा है। अगर शिखर धवन गया तो यशस्वी जायसवाल आया, अगर धोनी गया तो पंत आया। जी। तो इंडिया में क्रिकेट का पैशन कम नहीं हो रहा है। हाँ, पर इंडिया में क्रिकेट का पैशन कुछ ज्यादा हो रहा है, और इसी वजह से हम दूसरे स्पोर्ट्स को नजरअंदाज कर रहे हैं, which I did do when I saw the two Olympics and Paralympics। मतलब इतना सिग्निफिकेंट ग्रोथ कर लिया हमने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में पोस्ट 2016 रियो ओलंपिक्स। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, और मेरी नेक्स्ट बुक वही होगी, ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स के ऊपर ही होगी। आपने इतना रिसर्च किया, आप एक फुल टाइम जॉब में भी हो, फिर आपने लिखना शुरू किया, उसको कंपाइल करके पब्लिश भी कर लिया, तो ये सब मतलब कैसे बैलेंस करते हो आप? थोड़ा सा अगर बता दे तो। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है आपका? जब घर पे हो तो तब रिसर्च करने का मौका मिलता है, जब ऑफिस में हो तो रिसर्च करने का मौका नहीं मिलता है, बस यही है। और हम क्रिकेट सुनते आ रहे हैं। मैंने क्रिकेट 4 साल पहले देखना शुरू नहीं किया। मैंने क्रिकेट शुरू किया था जब 2003 वर्ल्ड कप से शुरू किया था। 2003 वर्ल्ड कप जब हो रहा था ना, वो 7 इयर्स, तो मैंने तब से क्रिकेट देखना शुरू किया। अच्छा, तो बहुत बडिंग ऑथर्स है जो मतलब राइटर्स है, अभी तक पब्लिश्ड राइटर्स नहीं बन चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इन लोगों के लिए, ताकि इनको हौसला आए और ये लिख पाए और पब्लिश्ड ऑथर बन पाए? just be कुछ। honest just be honest to themselves and never worry for negative feedback। अभी डॉक्टर अभी सोना मैम है यहाँ पे, और मैंने और साध्वी ने इनकी बुक पढ़ी है, मंदी मीन्स मंदी। इनके इनके हम 17 चैप्टर्स पे हैं, और मुझे वो बुक इतनी अच्छी लगी है कि जो फादर और सन का रिलेशनशिप उन्होंने दिखाया है, जो फादर और जो अभी जो है फादर और जो जीजा का जो सन और जीजा का रिलेशनशिप इन्होंने दिखाया है, वो इतना अच्छा लग रहा है कि यू विल क्राई फॉर सम टाइम कि ये जिंदगी हमें क्यों नहीं मिली। हम हमारी जिंदगी इतनी इंस्पिरेशनल क्यों नहीं है मनदीप सिंह की तरफ। और ये इनकी जो स्टोरी है वो ट्रू स्टोरी है, 2009 में हुई थी इनकी ट्रू स्टोरी। और सोना मैम का सरप्राइज शालवी ही है, जिस सरप्राइज के बारे में बात कर रहा था मैं। अगर आप थोड़ा Hi, कैमरा ऑन करें तो थोड़ा देख पाएंगे शालवी को। Oh, yeah, I can see her. Hi, Shalvi. Nice to see your review also. Hello, thank you. एक minute. Am I visible? Yeah, thank you Yes, you are both, visible. Vibhor and Shalvi, for reading my book. And आज का दिन तो I think it's about discussing Vibhor's 2 books, and I think ही इज अ प्रोलिफिक राइटर। मतलब ये मेरा फीडबैक है कि इतना सारा प्रोस भी हो रहा है, पोएट्री भी हो रहा है, नॉन फिक्शन भी हो रहा है। आई थिंक दैट्स अमेजिंग फॉर एनी राइटर। बट मुझे लगता है कि विभोर आपकी पोएट्री इज योर स्ट्रेंथ, बिकॉज इट्स क्वाइट लेयर्ड एंड ब्यूटिफुली वर्डेड। तो आई थिंक आपको पोएट्री पे और मतलब अपना फोकस और ज्यादा करना चाहिए। आई थिंक दैट्स समथिंग आई विश टू शेयर। जी इवन इवन ऑन क्रिकेट आई थिंक जब हमारी इनिशियली डिस्कशन हो रही थी, मैं सोच रही थी अरे अभी तो बहुत टाइम है, इतना टाइम लगेगा लिखने में, बट विद इन अ मंथ आई थिंक द बुक वाज आउट एंड आई वाज अमेज्ड। वंडरफुल वंडरफुल। Congratulations on both your books, Vibhor. थैंक यू। तो मेरा जो क्वेश्चंस था मैं तो पूछ ली, अब आप ऑडियंस बताएं कुछ क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशंस।
मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि क्रिकेट पोस्ट कोविड का बहुत जल्दी रिव्यू अपलोड होने वाला है। ऑलमोस्ट बुक मेरी फिनिश हो चुकी है और मैं आज कल में इसका रिव्यू अपलोड करूंगी, तो यू ऑल कैन सी एंड इवन रीड कि वाकई क्रिकेट पोस्ट कोविड मेरे व्यूज में क्या है। मैं बोलने से ज्यादा लिखने पे बिलीव रखती हूँ, तो आप सबको पढ़ने को मिलेगा बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया जी। Very well researched. मतलब he has tidbits of information and his own analysis. हर टीम के बारे में अपना एक व्यू पॉइंट है. Very interesting, very interesting. जी, बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन सालवी जी. विल वेट ऑल कि आपकी बुक जल्दी पब्लिश हो और आए और पढ़ने का मौका मिले. हाँ, मैं खुद इनसे कहता हूँ कि अब सही टाइम आ गया है पब्लिश करने का, क्योंकि इनके जो एक्सपीरियंस है वो अब पूरी दुनिया देखना चाहती है. थैंक यू। ये से बोली ना। सर पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि आपके अपने ये जो सभी ने कहा है कि आप बहुत प्रोलिफिक राइटर हैं और आपने इतने सारे बुक्स इतने कम समय में लिख चुके हैं, सो दैट इज़ ट्रूली एन अचीवमेंट। और मेरा ये सभी ने ये भी कहा कि क्रिकेट की जो आपकी बुक है उस पर आपने बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च किया है। तो एज अ राइटर माई सेल्फ मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि ये जो नॉन फिक्शन बुक आपने लिखना शुरू किया जब और रिसर्च जब शुरू किया, तो मतलब कैसे प्रोसेस था? और आप ये जो डिफरेंट जॉनर्स में लिखते हैं, मतलब फिक्शन लिखते हैं, पोएट्री भी लिखते हैं, नॉन फिक्शन भी लिखते हैं, तो क्या हर बार अलग अलग प्रोसेस होता है आपका या फिर मतलब कैसे आप हैंडल करते हैं अपने जॉनर्स को? मैं डिस्कस करता हूँ कि मुझे क्या लिखना है एंड आई रिसर्च टू कंप्यूटर. तो क्रिकेट की आपने बात की, मैंने एक्सपर्ट ओपिनियन सुना, मैंने फिर मैचेस देखे, फिर थोड़ा मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि इस प्लेयर को किस तरह खेलना चाहिए, उस प्लेयर को किस तरह खेलना चाहिए. इस तरह मैंने अपनी रिसर्च की एंड थोड़ा विकिपीडिया पे डेटा मिल जाता है. तो स्टैट्स, ये सारा स्पोर्ट्स सारा नंबर का गेम होता है. अगर नंबर आपके पास है तो आप प्लेयर को जानते हो. जैसे मैं नीरज चोपड़ा की बात करता हूँ. नीरज चोपड़ा का बेस्ट थ्रो 89.44 मीटर्स है और नीरज चोपड़ा ने अभी 90s में मारा नहीं है. जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किसी वेनेडिस का है, जो टेक्निक्स है जो 98.48 का है. तो ऐसे में प्लेयर्स को जज करता हूँ कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट नीरज चोपड़ा का है. उसके बाद उस इंडिया में नीरज चोपड़ा है 89.4. हालांकि पाकिस्तान का जो अर्शद नीतीम है उसका भी 92.79 हो गया है, जो कि ओलंपिक रिकॉर्ड भी है. तो ऐसे रिसर्च, ऐसे में एक्सपर्ट ओपिनियन सब सुनता हूँ, तब जाके मैं लिखता हूँ. वाओ सर, थैंक यू सो मच आपकी ये जो आपने अपना प्रोसेस बताया. तो नॉन फिक्शन जो भी लिखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा हेल्प हो गया कि आपने अपने रिसर्च का प्रोसेस बताया. और आपकी जो and for fiction I take some help from real incident data. जैसे अभी मैं स्केलिंग द वॉल लिख रहा हूँ, तो आई एम सर्चिंग कि अमृतसर 1940s कैसे था, अमृतसर 1940s में कैसे था, वो भी स्टडी कर रहा हूँ. 1947 में कैसा था अमृतसर, वो भी स्टडी कर रहा हूँ मैं. आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए फिक्शन और नॉन फिक्शन में. आप रियल स्टोरीज नॉन फिक्शन और फिक्शन इज लाइक जो स्टोरीज रियल नहीं. आई नो बट मैंने नॉन फिक्शन का बता दिया था, अब फिक्शन का बता रहा हूँ. फिक्शन में थोड़ा रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होके भी लिखा जाता है ना. अच्छा, ओके. यू वांट टू राइट फिक्शन बट इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल स्टोरी. या ओके. जैसे हम आजकल की ओटीटीज में देख रहे हैं. ये सुल्तान ऑफ दिल्ली में एक सीरीज है जो मैंने देखा था कि वहां पे एक ट्रेन ऑफ डेथ आ रही हुई थी दिल्ली में. सारे जो हिंदूज थे या जो भी माइनॉरिटी थे, उनको काट के ट्रेन में भेजा गया था. तो वहां से बंदे कैसे एस्केप हुआ, फिर उनकी जर्नी दिखाई गई थी उस सीरीज में. तो उसको भी एक पार्ट बना रहे हैं नेक्स्ट मेरी फिक्शन स्टोरी में, विच इज स्केलिंग द वॉल, जो कि सोनम मैम ने एक टाइटल दिया था. बहुत अच्छा टाइटल है,
Scaling the Wall. बहुत बढ़िया सर, और आपने ये जो बताया उससे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि मैं भी एक दिन नॉन फिक्शन लिखना चाहती हूँ, सो रिसर्च के लिए बहुत काम आएगा। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्रिकेट के बारे में बहुत डिस्कशन हुई आज, तो क्रिकेट की तरह तो क्रिकेट भी फुल ऑफ चैलेंजेस है, जैसे आपने की बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं। तो आपके पब्लिशिंग जर्नी में आपके चैलेंजेस क्या थे? मतलब हमने आपके हाईज और लोज, हाईज के बारे में सुना, अब लोज के बारे में भी क्या चैलेंजेस थे और आपने कैसे ओवरकम किया? मैं जहाँ ओपन माइक करने जाता था वहाँ पे कुछ लोग थे, बेसिकली कुछ सेक्शन था जो कहता था कि तुम तो बंद ही करते हो पोएट्री में। मैं तो आई वॉज वेरी अपसेट कि लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैंने शार्वी से बात की थी कि कैसे करना चाहिए। तो शी सेड दैट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर राइटिंग, डोंट वरी अबाउट द फीडबैक। तो एक्चुअली एक एज अ ऑथर आपको कभी फीडबैक की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। एज अ ऑथर, एज अ राइटर, एज अ परफॉर्मर आपको फीडबैक की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे मुझे मनदीप मीन्स मनदीप बहुत अच्छी लग रही है, शार्वी को जैसे अच्छी लग रही है, कोई पर्सन है जी, उसे 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 स्क्रिप्ट में दम नहीं लगेगा, पर दैट्स हिज प्रॉब्लम। So that should not derail Sona ma'am that she should not write books anymore. It's just a feedback. वो एक आदमी का थॉट प्रोसेस है। वो एक आदमी 100 आदमियों की बराबरी नहीं कर सकता है। तो इट्स लाइक कि यू हैव टू टेक क्रिटिसिज्म, बट कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेगा तो मैं उसको गले लगा लूंगा। अगर तुम ऐसी 2 रुपए की क्रिटिसिज्म करोगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा लाइफ में। यस सर, आपने ये बहुत मतलब सही बात कह दी कि अगर हम नेगेटिव फीडबैक को मन में ले ले तो हम कभी लिख ही नहीं पाएंगे, कि अपनी स्टोरीज शेयर ही नहीं कर पाएंगे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ठीक है, लेकिन एकदम जो नेगेटिव रिव्यू होता है वो हम कैसे डील कर पाते हैं? तो जब पहली बार मिलता है तो हम डील नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए। थैंक यू सर, और आपके सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट फॉर इट, एंड थैंक यू फॉर इनलाइटनिंग अस। ये बहुत अच्छा सेशन हुआ है आपके साथ, और आपने जो भी अपने व्यूज़ बताए उससे मुझे तो पर्सनली बहुत हेल्प हुई है अपने जर्नी में। थैंक यू। सर, फ्यूचर प्लान से याद आया, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है बुक का? मेरा नेक्स्ट टॉपिक वही है जो मैंने भी बताया, स्केलिंग द वॉल। जो सोना मैम ने इतना प्यारा टाइटल दिया कि स्केलिंग द वॉल, मतलब मैं उनका हिंदी वर्जन सोच रहा था, क्या दिल्ली क्या लाहौर, उसका पूरा इंग्लिश वर्जन बताया, स्केलिंग द वॉल। तो it fits very apt because I want to show the relationship between a Pakistani coach and an Indian athlete, क्योंकि एक कमराडी थी इंजमा उलक और तेंदुलकर के बीच में जो लाहौर में देखी 2004 में। अब कमराडी में देख रहा हूँ नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम में। तो वैसी कमराडी वाली स्टोरी से इंस्पायर होकर मैं ये फिक्शनलाइज्ड नॉवल लिख रहा हूँ। और एक है पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स। हमारे यहाँ ब्लॉगर्स कॉम्पिटिशन हुआ था, तो एक ब्लॉग मैंने पढ़ा था, व्हाट पैरालंपिक्स हैज टॉट अस। तो उस ब्लॉग से मुझे इंस्पायर हुआ किया है। तो उसी पे थोड़ा रिसर्च करके पैरालंपिक्स पे थोड़ा और रिसर्च करके पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स में थोड़ा लिखना चाहता हूँ मैं। एंड माय थर्ड अपकमिंग वर्क इज सल्तनत, व्हिच इज अ लव स्टोरी बिटवीन अ क्रिकेटर एंड अ फैन, जो शाल्वी जी एडिट कर रही है। शी इज अ ऑसम एडिटर। तो अभी वो आएगी नेक्स्ट। सल्वी जी एडिटर भी है, सुन के बहुत अच्छा लगा। तो हमारे सेशन अभी एंड के तौर पर आ चुके हैं। तो विभोर जी और हमारे जमाल अहमद सर, कुछ कहना चाहोगे इस सेशन के बारे में? कैसा रहा हमारे साथ सेशन? जी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये सेशन बहुत ही उम्दा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा। और इसके लिए मैं आपको
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इसमें इनवाइट किया। और यही ऐसे ही सेशन दोबारा मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर हो जाए, ताकि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट थे इसमें, सबने अपनी राय और अपने नज़रिया पेश किए, जिसकी वजह से बहुत सारे आइडियाज और थॉट्स लेने को मिले। तो जैसे कि बातें क्रिकेट पे हुई और कुछ पोएट्री पे हुई, तो सुन के बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और अलग अलग क्वेश्चंस जो उठे राइज हुए, उससे भी बहुत सारे सबक मिले। और उम्मीद यही है कि नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसे प्रोग्राम और सेशन शुरू हो, तो उसमें और भी सीखने को मौका मिले। थैंक यू सो मच। अच्छा, অভ্রদীপ, यस। তো ফার্স্ট অফ অল সবাইকে খুব ধন্যবাদ জানাই। and Vibhor Please ji, use it's English or Hindi, please. They don't and understand and Bengali. Vibhor ji, it's an amazing meeting with you. So I have a question about, we all know about writer's block, right? Yeah. So have you ever faced this kind of things? This is what I said. This is what I said, that whenever I face some situation, I talk to Salvi, or I talk to some other friend. So she's the best advisor for me. That just forget about the world and write your heart. That's the simple thing that she says. That every writer should write. Just in the morning, I attended an authors meetup, and many of the authors were first-time authors, so they were very scared for their book release. After their book release, they learned that it's when you are not emoting your feelings, you are doing a great injustice to yourself. So do try to emote your feelings. That's the golden rule of writing. Wow, that's amazing. And we all know that poetry has an intimate connection with music. Yeah. So what's your opinion on this? Uh, I absolutely agree with you that poetry and music go hand in hand, and without music, poetry is incomplete. जितने भी हमारे लिरिक्स है, वो अगर उसमें म्यूजिक नहीं बनता, तो वो सदाबहार गाने नहीं बनते। चाहे आप लता जी का देख लीजिए, आशा जी का देख लीजिए, या मोहम्मद रफ़ी साहब का देख लीजिए, वो कभी भी सदाबहार गाने नहीं बनते अगर संगीत अच्छा नहीं बनता तो। That's what I mean. That's what I feel. Thank you. Thanks a lot. Okay. Thanks for the question, Abrudeep. Anyone wants to ask anything or any observations from the audience? सर, जैसे कि आपने अभी मतलब पोएट्री एंड म्यूजिक गोज हैंड इन हैंड, so as you, I mean, you write poetry, so what about the मैंने क्या बताऊँ कि आपके इस बारे में क्या राय है, अगर आपके कविताओं को किसी ने गाने में कन्वर्ट किया तो यार मैं खुश होऊंगा, और अच्छा सिंगर होना चाहिए बेसिकली उन कविताओं को गाने के लिए। अच्छा सिंगर होना चाहिए। वैसे तो एक सिंगर है हमारे पास, शालवी सिंह है। शालवी सिंह इज अ वेरी ब्रिलियंट सिंगर, पर थोड़ा और अच्छा सिंगर हुआ तो जरूर मैं खुश होऊंगा कि मेरी कविता गानों की तरह यूज हो रही, तो इट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। Actually, Shukrit writes poetry and he sings about this. Actually, वो खुद लिखता भी है और उनको गाना भी बना लेता है, इसीलिए आपको पूछ रहा है। वाओ। तो आई गेस सबका लिखने से ज्यादा पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे नहीं तो हम समझेंगे नहीं। एंड इन माय फ्री टाइम आई लाइक टू रीड रियल लाइफ स्टोरीज, जो जैसे सोनम मैम ने लिखी है। जैसे एक ऑथर है मृदुस्मिता दास, उन्होंने लिखी है।
जैसे बहुत सारे स्टोरीज रियल लाइफ में बेस्ड है, तो रियल लाइफ स्टोरीज मुझे पढ़ना पसंद है। और हर एक ऑथर की आप राइटिंग स्टाइल को आप महसूस कर पाते हैं व्हेन यू आर रीडिंग सम कंटेंट। वो तो टी.एस. एलियट ने बोल ही गया है कि आपको पढ़ना बहुत है, फिर जाके आप राइटर बन पाओगे। या जी, तो आज का ये जो सफ़र रहा हमारे साथ द वर्स विस्पर के साथ, तो वो बहुत ही यादगार रहेगा हमें भी और आपको भी शायद, क्योंकि ये जो इवनिंग था उसमें बहुत सारा डिस्कशंस हुआ जो हमें बहुत अच्छा लगा पर्सनली, और बहुत सारी चीज़ें नया पता भी चला और रिसर्च के बारे में भी हमें पता चला कि आप जैसे इंटेंसिवली रिसर्च करके फिर अपने बुक लिखे, तो ये जो नॉन फिक्शन लिखने का जो चाहत दिल का, वो बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस शाम को सफल बनाने के लिए। लिखना जारी रखिए सर, बस यही दुआ है कि आपका सारे बुक्स सक्सेसफुली बिके और आप बहुत नाम कमाए, क्योंकि आप सच में बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं और बहुत टैलेंटेड भी है। और इसीलिए इस शाम को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, अगर कोई कुछ नहीं कहना चाहता है फर्दर तो। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि रीडिंग एंड राइटिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस which makes you passionate and become you a successful author one day. Good थैंक luck. यू सालवी जी, Thank you. दिस इज Yes, वेरी absolutely right, Shalvi ji. जी। तो आज का इवनिंग यहाँ पे समाप्त करें जी। या चलिए, नमस्ते। Namaste. Thank you for this Namaskar. question. Thank you for Thank Thank you inviting you. so us. much. थैंक यू। Good night, good night. Good Good night night. all. Bye.